हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चैप्टर 3 चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का, उसका तीसरा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि नॉन ओमिक जो बिहेवियर होता है किन्हीं भी डिवाइसेस का, जब वो ओम के नियम का पालन नहीं करती, कौन सी शर्तें होती है जब वो ओम के नियम का पालन नहीं करती, उनको पढ़ना है। साथ में थर्मल जो रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस प्रकार से थर्मल एनर्जी मतलब हीट पर या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और पावर ट्रांसमिशन लास्ट में जो होती है, पावर जो है वो केबल्स के थ्रू जो हमारे घर में तक पहुंचती है, उसमें जो हाई वोल्टेज का यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है उसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। इसमें देखो क्या होता है, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जब जाके ये ओम के नियम का पालन नहीं करती, इनको हम बोलते हैं ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। और जो बिहेवियर होता है किसी भी डिवाइस का वो कहलाता है नॉन ओमिक बिहेवियर, अनओमीय व्यवहार। इनका जो नियम है वो क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। पर जब इसको हटाते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो आता है V बराबर IR। यहाँ पर R कांस्टेंट होता है इसलिए हम कह देते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। पर मान लो ऐसी कुछ शर्तें हो जब R ही नियत नहीं हो, तब हम V समानुपाती I नहीं कह सकते, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी होती है, अनुपातिकता होती है, वो समाप्त हो जाती है। अब ये जो ग्राफ दे रखा है आपको वो VI ग्राफ है। देखो VI ग्राफ हमने पढ़ा था तो पहले क्या होता था कि ओम के नियम में जब भी पालन होता है तो V समानुपाती I होता है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तो V की वैल्यू बढ़ रही है। पर एक टाइम के बाद में क्या होगा, जैसे जैसे वो हीटेड होगा, वायर या कंडक्टर जो अपना है वो गर्म होगा, गर्म होने से टेम्परेचर बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है वो इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होगी, वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट उतना नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो ग्राफ है उसका जो प्रोपोर्शनलिटी जो है वो समाप्त हो जाती है। एट हाई, नीचे लिखा हुआ देखो, एट हायर करंट्स V ceases to be proportional to I। मतलब V जो है वो I के प्रोपोर्शनल नहीं रह पाता, और द कंडक्टर हीट्स अप ब्रेकिंग लीनियरिटी, ये जो लीनियरिटी है वो समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या है, दूसरी इसकी कमी जो है वो है डायरेक्शन डिपेंडेंस। डायरेक्शन डिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली तो क्या होता है, जो कंडक्टर होता है या कोई जैसे बल्ब है तो बल्ब में आप किसी भी प्रकार से उसके वायर को लगा दीजिए, प्लस या माइनस से कोई मतलब डायरेक्ट नहीं होता है। तो हम बल्ब जो है वो बराबर ग्लो होता है। या फिर उसको ऐसे समझो, जब हम किसी पंखे को प्लग में लगाते हैं तो पंखे के ऐसे थोड़ी कि जैसे एक बार लगाया तो पंखा क्लॉकवाइज घूम रहा है और उल्टा लगाया तो पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब जो है करंट की वैल्यू जो है वो V के साइन पर डिपेंड नहीं करती, प्लस या माइनस पर डिपेंड नहीं करती। पर जो डायोड होता है, डायोड एक युक्ति है, सेमीकंडक्टर डायोड जो होते हैं उनमें, जैसे पीएन जंक्शन डायोड उसका एग्जांपल है। तो इनमें क्या होता है, जैसे V जो है मान लो 5 वोल्ट पर इतना करंट फ्लो हो रहा है, पर सेम अगर उसको उल्टा साइन कर देते हैं तो 5 वोल्ट पर सेम करंट फ्लो नहीं होता है। मतलब क्या होता है, V आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया है या नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया है उस पर डिपेंड करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो जो VI रिलेशनशिप होती है इनके बीच की, वो साइन पर डिपेंड करती है, किसके साइन पर, V के साइन पर। सेम वोल्टेज पर ही आपको अलग अलग करंट की वैल्यू मिलती है, पर जब डायरेक्शन चेंज होती है। तीसरा जो है वो है नॉन यूनिक रिलेशनशिप। मतलब क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज है उन पर सेम करंट फ्लो होता है। जैसे इसमें आप एक लाइन खींचो V के पैरेलल, तो आपको अलग अलग वोल्टेज पर सेम करंट मिल रहा है। तो यहाँ पर होना तो क्या चाहिए था, एक सिंगल वोल्टेज पर सिंगल करंट फ्लो होना चाहिए, पर यहाँ पर अद्वितीयता समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, जब इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं और करंट के अंदर ग्राफ बनाते हैं तो V इज नॉट यूनिकली डिटरमाइंड बाई I। मतलब एक सेम वोल्टेज पर एक ही करंट नहीं मिलता। अब देखो जैसे यहाँ पर आप इसको V पर मिलाओ तो अलग अलग वोल्टेज पर हमें करंट की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो मोर देन वन वैल्यू मिलती है अपने को वोल्टेज की, जहां पर करंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। मतलब क्या है कि कंडक्टर्स जिनको हम चालक बोलते हैं या सुचालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर जिनको हम बोलते हैं अर्धचालक, और इंसुलेटर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कुचालक। इन तीनों को हमें कंडक्टिविटी के बेस पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और पढ़ना है। सबसे पहले तो कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स की सबसे बेस्ट होती है। हाईएस्ट कंडक्टिविटी किनकी होती है, कंडक्टर्स की होती है। लोएस्ट किनकी होती है, इंसुलेटर्स की होती है।
और इन दोनों के बीच की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है सेमीकंडक्टर्स की, तभी इनका नाम क्या है, सेमीकंडक्टर। माने पूरे कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर्स है, आधे कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी का, इसलिए जिसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लोएस्ट होगी। रेजिस्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो लोएस्ट होगी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की और हाईएस्ट होगी इंसुलेटर्स की, और इनके बीच की जो होगी वो होगी सेमीकंडक्टर्स की। कंडक्टर्स की आपको रेंज दे रखी है, और सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ में, हम चेंज कर सकते हैं। और इंसुलेटर्स की जो होती है वो लगभग 0 के आसपास। अब एग्जांपल देखो, 3-4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं कंडक्टर्स की जो होती है। कंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब जो है कंडक्टर्स के हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, और ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर्स के हैं। और लकड़ी हो गई, मोम है, रबर है, या आसूत जल जो होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है, वो एक कुचालक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसको एक बार याद रखना, बाकी हम अगले टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव होती है, और बाकी दोनों के लिए एक वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हम जो पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पर किस प्रकार से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, या टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो समझो। एक प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जैसे मान लीजिए कोई टी नॉट टेम्परेचर है, इस टी नॉट टेम्परेचर पर किसी भी मेटल का या किसी भी वस्तु का जो रेजिस्टेंस है वो आर नोट है, और हमने मान लो टेम्परेचर को बढ़ाया और किसी टी टेम्परेचर तक कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर टी हो गया। तो इनमें रेजिस्टेंस में चेंज कितना आया, रेजिस्टेंस में चेंज आया आर टी माइनस आर नोट, और टेम्परेचर में कितना चेंज आया, वो आया टी माइनस टी नोट। और टी माइनस टी नोट जो है इसको हमने क्या लिख दिया, डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस। अब प्रैक्टिकली क्या देखा गया, सबसे पहले ये देखा गया कि जब जो चेंज आता है प्रतिरोध में आर टी माइनस आर नोट, वो प्रोपोर्शनल होता है कि सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, मतलब आर नोट जो रेजिस्टेंस है वो कितना था, सबसे पहले कितना था। जितना ज्यादा पहले रेजिस्टेंस होगा उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा। सेकंड ये देखा गया है कि आर टी माइनस आर नोट जो है, मतलब रेजिस्टेंस में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, वो डिपेंड करती है डेल्टा टी पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा प्रतिरोध में वृद्धि होगी। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, जैसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दें, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, आर टी माइनस आर नोट इज प्रोपोर्शनल टू आर नोट एंड डेल्टा टी। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक आएगा नियतांक, और वो नियतांक क्या है, वो है अल्फा। इस अल्फा को ही हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो ये आ गया आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल्टा टी। जब आप इस माइनस के आर नोट को इधर भेजोगे तो क्या बनेगा, ये आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा आर नोट डेल्टा टी। इसमें अगर आर नोट हम कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, आर नोट कॉमन लेते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये वैल्यू आ रही देखो यहाँ पर लिखी हुई, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूला को याद कर लेना, न्यूमेरिकल के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर की जगह ऐसे लिख देंगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो टी एल अपॉन ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो नोट एल अपॉन ए। एल अपॉन ए से एल अपॉन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के साथ जब ग्राफ बनाते हैं, ऐसे मानो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, चाहे वो कितना भी हो, उसको हम क्या लिखते हैं, आर नोट लिखते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, लीनियरली बढ़ती है। तो ये जो ग्राफ होगा वो बनेगा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल हीटिंग, मतलब इसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा और जूल तापन। मतलब आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला देखा होगा, P इज इक्वल टू VI होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट इज इक्वल टू पावर। पर इसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका क्या रहेगा वो देखो, जैसे आपके सामने एक कंडक्टर बना हुआ है, इसके दो एंड्स हैं, एक तो A और दूसरा B। इन दोनों के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है किसी भी बैटरी के हेल्प से, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है V। ये होगा कितना,
मान लो ए वाला जो एंड है इस पर वोल्टेज कितना है VA है और बी पर कितना है VB, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V इज इक्वल टू VA माइनस VB। और एक बार के लिए ऐसे मानो कि ए पर जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल है और बी पर क्या है लो पोटेंशियल, मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने ए से कनेक्ट कर रखा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी अपने को, ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ऐसे मानेंगे कि एक चार्ज है डेल क्यू और वो डेल क्यू चार्ज जो है ए से बी पर जा रहा है। जब करंट फ्लो होगा तो कोई ना कोई चार्ज आएगा। एक बार के लिए डेल क्यू की बात करते हैं। करंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इससे डेल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, डेल क्यू वैल्यू आएगी आई डेल टी। तो इस स्टेप को देखो, चार्ज डेल क्यू इज इक्वल टू आई डेल टी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी पर जा रहा है, कितना चार्ज जा रहा है, आई डेल टी चार्ज जा रहा है। अब हमें ये निकालना है कि जब ए से बी पर ये चार्ज गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मानो, जब हम किसी चार्ज इस डेल क्यू को जब ए पॉइंट पर रखते हैं तो इसमें कितनी एनर्जी है, और बी पॉइंट पर जब ये पहुंच जाएगा तो इसकी कितनी एनर्जी होगी, हम उन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ऐसे मानो कि जहां यहां पर हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, Q इंटू वी, मतलब उस बिंदु का विभव मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो UA जो है वो कितना होगा, Q चार्ज कौन सा है, डेल Q चार्ज है, और इस पर पोटेंशियल कितना है, वो है VA। इसी प्रकार जब हम B पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो B पर पोटेंशियल कितना है VB, और यहां पर चार्ज कितना है डेल क्यू। जब इस डेल क्यू चार्ज को हम बी पॉइंट पर लेके आएंगे तो जो टोटल वर्क हमें करना पड़ेगा वो होता है डेल क्यू इंटू वीबी, और वही किसके इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। यू ए और यू बी हमारे पास आ गए, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, वो हुआ यू बी माइनस यू ए, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करें तो डेल क्यू कॉमन आएगा और VB माइनस VA हो जाएगा। अब देखो VB माइनस VA एक पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है, ऊपर देखो समीकरण नंबर 1 में VA माइनस VB इज इक्वल टू V, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, माइनस V। तो हम यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो ये रहेगा माइनस V डेल Q इज इक्वल टू डेल U, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी हुई है, स्थितिज ऊर्जा में जो कमी हुई है वो है माइनस की V डेल Q। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड स्टेप में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल U इज इक्वल टू माइनस V डेल Q, और डेल Q की वैल्यू भी हम अगर पुट कर दें कि ये रही माइनस VI डेल T। अब हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है उससे टोटल एनर्जी में चेंज हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है। तो ऐसे मान सकते हैं जितना काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी उतनी की उतनी पोटेंशियल एनर्जी कमी होगी। तो डेल K इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल U, तो डेल K की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल U की वैल्यू कितनी है, माइनस की VI डेल T है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या, VI डेल T। मतलब कुल मिला के हमारे पास ये आ गया, बैटरी लगाने पर इस डेल क्यू चार्ज पर ए से बी तक पहुंचने में इसमें काइनेटिक एनर्जी में कितनी वृद्धि हुई, वो है VI डेल T। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेप्स देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जैसे ही अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलते हैं, त्वरण मिलता है, एक्सेलरेट होते हैं हम। एक्सेलरेट होने से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, वृद्धि होगी। पर हमेशा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये बहुत सारी कोलिजन्स करते हैं, बहुत सारी टक्कर करते हैं। टक्कर करने से क्या होता है, ये टक्करें किसके साथ में होगी, जो पूरे कंडक्टर में आयंस हैं, एटम्स हैं, उनसे टक्करें होंगी, और जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे भी टक्करें होंगी। इनसे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जब टक्कर करता है दूसरे एटम्स को अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। अब उस एनर्जी का होता क्या है, जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट जब करेंगे साथ साथ में वो वाइब्रेशन एनर्जी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये जब कॉम्प्लेक्स, इतने जो कॉम्प्लेक्स जो वाइब्रेशंस होते हैं उनके बाद में जब एनर्जी निकलती है वो किसकी फॉर्म में निकलती है, वो हीट की फॉर्म में निकलती है। हीट निकलने से ही हम क्या कहते हैं कि जो सारी की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और पूरा जो कंडक्टर होता है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो लास्ट में क्या होता है, एटम्स वाइब्रेट होते हैं और ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी का लॉस होता है उसके कारण हीट में कन्वर्ट हो जाता है और कंडक्टर जो होता है हीटेड अप हो जाता है। तो मतलब जितनी की जितनी भी एनर्जी इसने गेन की थी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो पावर जो होती है वो होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम।
टोटल एनर्जी मतलब कितनी, जो हमारी लॉस्ट हुई है वो कितनी होती है, वी आई डेल टी। तो अगर हम पावर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, वी आई डेल टी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इंटू आई। तो हम अगर शॉर्ट में निकालें, जैसे डेल्टा टी मान लो टी टाइम हो, तो हम उस वर्क को किसके इक्वल लिख सकते हैं, वर्क को हम लिख सकते हैं वी आई टी। अगर न्यूमेरिकल के हिसाब से देखें तो ये काम की चीज है। अब देखो ये हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू वी आई, और V की वैल्यू अगर हम आई आर रखें तो आई आर मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर हम आई की जगह V अपॉन आर रखें तो ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों जो टर्म्स हैं P के फॉर्म में वो हमें याद रखना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको याद रखना, जैसे हीट होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। पावर हमारे पास कितनी आई थी, आई स्क्वायर आर, इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ये रहा एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये सब तीनों जो चारों फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, ये सारे सारे न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमें सबसे लास्ट में ये पढ़ना है पावर ट्रांसमिशन जो होता है, मतलब क्या है कि जो पावर आती है अपने पावर स्टेशन से घर तक, वो काफी बहुत बड़े उच्च प्रतिरोधों के वायर के थ्रू आती है। जो केबल्स होती है उनका रेजिस्टेंस वो काफी ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि आर जो होता है वो एल के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर जो होती है उसका लॉस किसकी फॉर्म में होता है, आई स्क्वायर आर की फॉर्म में होता है। अगर आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी पावर लॉस भी बढ़ेगा। तो पावर, अब देखो पावर स्टेशन से घर तक आएगी तो एक लिमिट से ज्यादा आप वायर को छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ पर आपको कुछ बल्ब जलाना है और आप पावर स्टेशन के पास में जाके बल्ब जलाओगे। आपको देखना तो यहाँ पर है, तो बल्ब को वहां पर नहीं ले जा सकते। बल्ब तक की वायर जो है आपको पावर स्टेशन से यहाँ तक तो कंपल्सरी लेके आनी पड़ेगी। तो लेंथ को तो हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेंथ को कम नहीं कर सकते, मतलब आर के अंदर ज्यादा कुछ चेंज हम नहीं कर सकते। दूसरा हथियार हमारे पास ये रहा कि एरिया को हम बढ़ा दें तो भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर एरिया को बढ़ाने का मतलब हो गया कि वायर को मोटा कर दिया, और मोटा केवल एक जगह थोड़ी करना है, पूरे से करना है। इसका मतलब हमारे पास जो कॉस्ट आएगी उस वायर को बनाने की वो भी बहुत ज्यादा आएगी। हम वायर के एरिया को भी हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा यूज करना पड़ता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी पावर लॉस जो है वो कम से कम, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पावर मस्ट ट्रेवल फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू होम्स वाया मैसिव केबल नेटवर्क्स। These cables have significant cumulative resistance RC. When current flows, enormous electrical energy is wasted as heat in the wires due to Joule heating loss. मतलब I स्क्वायर RC के हिसाब से क्या होगा, पावर का लॉस होगा, और इस लॉस को हमें क्या करना है, कम से कम करना है। तो उसका तरीका क्या रहेगा वही हमें पढ़ना है। इसका तरीका देखो ये है, मान लीजिए कि एक बार के लिए पावर हमें P जो है वो डिलीवर करनी है और वोल्टेज V पर करनी है। कहां पर करनी है, हमारे घर में करनी है। तो अगर हमें I करंट जो यूज करना है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो करंट कितना लगेगा, P अपॉन V। ये आ गया करंट, I इज इक्वल टू P अपॉन V, मतलब इतने करंट की तो हमें नीड है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए पावर डिसिपेटेड, जो पावर में या जो शक्ति में क्षय होता है वो कितना हो रहा है केबल्स में, RC। तो PC की वैल्यू क्या होगी, I स्क्वायर RC। आई की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। आई क्या होता है, जो करंट वहां से आ रहा है करंट हमें वही चाहिए, करंट की वैल्यू हम चेंज नहीं करनी है। आरसी क्या है, केबल का रेजिस्टेंस है। तो पीसी क्या हो गया, पीसी हो गया केबल में जो शक्ति क्षय हो रहा है इस आरसी रेजिस्टेंस के कारण, वो कितना हो गया, आई स्क्वायर आरसी। पर आई तो हमें वही चाहिए जो पी अपॉन वी के इक्वल है, तो पी अपॉन वी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू आरसी हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे आप ढंग से देखो, पावर हमें वही यूज करनी है जो हमें चाहिए, आरसी को हम चेंज कर नहीं सकते, तो सारा की सारी जो पीसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वी के स्क्वायर के। मतलब अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखो, आपको 220 वोल्ट पर एक टीवी चलाना है या बल्ब जलाना है, पर आपके जो पीछे से जो पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन पर 11,000 वोल्ट की लाइन, 33,000 वोल्ट की लाइन, ये सब क्यों आती है, क्योंकि जितना ज्यादा पावर लॉस को कम करना होता है हमें वोल्टेज को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने या घटाने का जो तरीका होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। तो यहां पर देखो, अगर लो वोल्टेज का यूज कर रखा है हमने तो हाई करंट बनेगा और इससे मैसिव हीट लॉस होगा। पर अगर हम इसके वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो हमें कम करंट पर मिनिमल हीट लॉस मिलेगा, मतलब हीट लॉस जो होगा वो सबसे कम से कम होगा।
तो ये इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों केबल्स के अंदर जो ट्रांसमिशन केबल्स होती हैं उनके अंदर एक हाई वोल्टेज का यूज किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।